देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस है अपने पास दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आया कि भाई व्हाट हैपेंस टू द मास ऑफ अ बॉडी when it is positively charged। जब एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है तो उसके मास के साथ क्या होगा, ये आपका प्रश्न है बच्चों। तो आपको पता है कि भाई व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज। अगर चार्ज के कारण की बात करें तो प्यारे बच्चों कॉज ऑफ चार्ज जो है वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है 9.1 × 10⁻³ kg। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब लॉस हो इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ तो मतलब मास का भी लॉस हुआ। मास क्या हो गया बॉडी का? डिक्रीज। नेगेटिवली चार्ज कब होती है? बाई चांस यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लिखा होता तो जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो मास का भी गेन हुआ है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्सन आपसे पूछे वो कि भाई मान लो दो चार्ज दिए उसने और उन चार्ज के नेचर की बात की। एक में कहा कि Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0 है, एक में कहा कि Q1 × Q2 लेस देन 0 है और तीसरे में कहा कि Q1 + Q2 = 0 है। ये तीन सिचुएशन दी और उसने कहा कि ये जो चार्ज है इनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स की नेचर बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर मतलब वो अट्रैक्टिव होगा या वो रिपल्सिव होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है बच्चों। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव आई है, इसका मतलब या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव थे या दोनों चार्ज नेगेटिव थे। लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज क्या करेगा? लाइक चार्ज करेगा रिपेल। तो इसका मतलब अगर Q1 × Q2 की प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? रिपेल। यहाँ पे प्रोडक्ट आई नेगेटिव और प्यारे बच्चों प्रोडक्ट नेगेटिव आने का मतलब है कि एक चार्ज प्लस था तो एक माइनस था। इसका मतलब उनके बीच का फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। कैसा फोर्स आएगा उनमें? अट्रैक्टिव फोर्स। एक में कहा कि चार्ज बॉडी थी और उन दोनों बॉडी का चार्ज ऐड किया जब तो टोटल चार्ज 0 आया। ऐसा तो पॉसिबल तभी है ना जब बोथ चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट। एक पे जितना पॉजिटिव है उतना ही दूसरी पे क्या हो? नेगेटिव। तो इसका मतलब अनलाइक चार्ज तो भी कैसा फोर्स होगा उनके बीच में? अट्रैक्टिव। अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो ऐसी सिचुएशन में रिपल्सिव, प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव। अगर दोनों का सम 0 है तो ऐसी सिचुएशन में भी अट्रैक्टिव ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी ये दूसरा क्वेश्चन। अगर बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में उसने हमें बोला कि भाई इन डेली लाइफ we can ignore quantization of charge। बोले कि भाई ऐसा क्यों कि डेली लाइफ में आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेगलेक्ट कर सकते हो, ऐसा क्यों होता है? बच्चों डेली लाइफ में जो चार्ज है ना वो मैक्रोस्कोपिक लेवल का होता है और जब चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q = Ne, n निकालते तो आता Q/E। Q बहुत बड़ी टर्म है, E बहुत स्मॉल टर्म होती है तो जो n आता ये आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते थे।
n इतना ज्यादा है उसको क्या नहीं किया जा सकता था, काउंट ही नहीं कर सकते। तो n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके क्वांटाइजेशन मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज को नेग्लेक्ट करके कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते हो। पूछे क्यों ऐसा? तो n की वैल्यू लार्ज है इसलिए हम ऐसा मानते हैं। उम्मीद करता हूं कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कि भाई ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि जो अपने पास से व्हीकल्स होते हैं, खासकर ऐसे व्हीकल्स जिसमें इनफ्लेमेबल मटेरियल हो, उनमें मेटालिक रोप्स होती हैं जो ग्राउंड को टच करती हुई चलती है। तो बोले भाई ऐसा क्यों है? तो बच्चों ये व्हीकल्स जब रोड पे चलेंगे तो रोड और टायर इसके बीच में आएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से चार्ज आएगा, और वो चार्ज जो है वो एक ही जगह पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब चार्ज एक जगह पे कलेक्ट होगा तो वहां पे स्पार्किंग हो सकती है, और स्पार्किंग से आग लग सकती है, और आग लगी उस व्हीकल जिसमें इनफ्लेमेबल मटेरियल है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो चार्ज आया ना फ्रिक्शन की वजह से, वो चार्ज एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो। हम क्या करेंगे, वो मेटालिक रोप्स उसकी अर्थिंग कर देंगे। मेटालिक रोप क्या कर देगी? अर्थिंग। तो जैसे ही फ्रिक्शन से चार्ज आया वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, और चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो कह रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया कि जो अपने पास एरोप्लेन्स है, इनके जो टायर हैं वो स्पेशल रबड़ के बनाए जाते हैं। स्पेशल रबड़ इन द सेंस वो थोड़ा सा कंडक्टिंग होता है। कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों उसके पीछे कारण भी यही है कि जब वो लैंडिंग कर रहा होता है तो उस दौरान एयर फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, और फिर जब आएगा बहुत तेज स्पीड से तो रोड और टायर के बीच में भी फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन से आएगा चार्ज, और चार्ज जब इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, तो उसे अभी बताया था स्पार्किंग, स्पार्किंग से आग लग सकती है। तो उस सिचुएशन को बचाने के लिए स्पेशल कंडक्टिंग टायर बना देते हैं, स्लाइडली कंडक्टिंग। उससे क्या होगा, चार्ज आया तो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, उसी दौरान न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए जो एरोप्लेन्स है उसमें क्या किया जाता है, हमारे पास से स्लाइडली कंडक्टिंग उसके टायर रखे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्लियर होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन 4 से रिलेटेड ये आया कि वे इज ए करंट कैरिंग वायर चार्ज। क्या एक करंट कैरिंग वायर चार्ज होती है? तो बच्चों जो करंट कैरिंग वायर होती है, करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक कंटीन्यूअस क्लोज्ड पाथ पे मूव कर रहे होते हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे होते। चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता हो, लॉस या गेन हो रहा हो। बट भाई एक करंट कैरिंग वायर में नो लॉस नो गेन, ना लॉस होता ना गेन होता। तो हम ये कहेंगे कि करंट कैरिंग वायर क्या होती है, आपके पास न्यूट्रल होती है करंट कैरिंग वायर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करे बच्चों आपसे पूछा जा सकता था कि भाई कैन ए फोटोन
बी चार्ज। क्या एक फोटोन को चार्ज कर सकते हो? तो इसका जवाब आएगा नो, क्योंकि चार्ज उसी बॉडी को किया जा सकता है जिसका मास हो। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, और रेस्ट मास 0 है तो इनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसी में एक प्रश्न और पूछ सकते थे, कैन ए न्यूट्रॉन बी चार्ज? कैन ए न्यूट्रॉन बी चार्ज? तो इसका जवाब आता हाँ, यस, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास मास होता है और जिस बॉडी के पास मास है उसकी चार्जिंग पॉसिबल है। ये अपने पास 8वां क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड अगर कोई आपसे और क्वेश्चन पूछे तो वो प्रश्न आ सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी ट्रांसफर 100% चार्ज ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी? क्या किसी बॉडी का आप 100% चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं? तो बच्चों इसका जो जवाब आता है वो भी यही है कि यस, ऐसा किया जा सकता है। एक प्रॉपर्टी होती है या एक फिनोमेना होता है, इसको स्किन इफेक्ट बोल देते हैं, कि भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज दो तो उसके आउटर सरफेस पे लाई करता है। कंडक्टर को जो भी आप चार्ज दोगे प्यारे बच्चों, वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे लाई करता है। तो मान लो ये बॉडी के ऊपर चार्ज था और ये चार्ज सारा का सारा किसी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करना था, तो इससे बड़ी बॉडी के अंदर इसको इनक्लोज कर दो और फिर एक वायर से इसको कनेक्ट कर दो, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ आएगा? आउटर सरफेस पे। तो जितना भी चार्ज था इस बॉडी पे, सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा आउटसाइड वाली बॉडी पे। तो क्या 100% चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, हम 100% चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते थे? कि इसके लिए आपको आपका जो स्फीयर दिया गया है उसको एक बड़े स्फीयर में एनक्लोज कर दो, तो उसका सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी से रिलेटेड कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक और चार्ज से रिलेटेड, कि भाई फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी पाई गई जिन पे चार्ज -e/3 और +2e/3, इनको क्वार्क्स बोला गया, इनका नाम रखा गया क्वार्क्स। तो बोले कि ये क्वांटिटी मिली है, तो बोले क्या अब इन क्वांटिटीज की वजह से जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है हमारे पास, क्या है बच्चों, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म? अब भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो कहता था Q इक्वल्स टू Ne, और n कोई इंटीजर होगा, कि चार्ज किसी भी बॉडी पे होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? E का। बट ये ध्यान दिया जाए तो फ्रैक्शनल मल्टीपल है, एक -1/3 और एक +2e/3। तो बोले कि बताओ अब होगा कि ना। उससे पहले थोड़ा सा क्वार्क के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो बच्चों, क्वार्क जो है, जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इनके क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दो टाइप है ये, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के ऊपर +2e/3 चार्ज है, डाउन क्वार्क के ऊपर -e/3 चार्ज है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके पास ये न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, कभी भी जो क्वार्क होगा ना, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये या तो डबलेट की फॉर्म में मिलेंगे या ट्रिपलेट की फॉर्म में मिलेंगे, या तो डबल या ट्रिपल ऐसे मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्वार्क नहीं है। तो बोले कि भी अगर ये क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं तो डज देयर डिस्कवरी वायलेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या वो गई काम से?
तो हम इसका जवाब देंगे नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रॉपर्टी अब भी बनी रहेगी, क्योंकि डेली लाइफ में इनका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, अकेला क्वार्क एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। सो क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज है तो अब भी वो E का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। वो जो -e/3 और +2e/3 है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन में UUD, U अप क्वार्क के लिए, D डाउन क्वार्क के लिए, और जो न्यूट्रॉन है इसमें UDD। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन का कंफ्यूज करने के लिए कोई आपसे पूछे तो बता देना इलेक्ट्रॉन में क्वार्क से नहीं होते हैं। तो क्या क्वार्क के आने से क्वांटाइजेशन का जो लॉ था वो वोलेट हो जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं, उसका कोई वोलाइजेशन नहीं है, वो अब भी आएगा क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसका कोई वोलेशन नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई होगी बात। इसी में एक क्वेश्चन और चार्ज से रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले। सिंपल से क्वेश्चन का मतलब है कहते कि व्हाट इज लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, कि चार्ज की लीस्ट वैल्यू क्या है, मिनिमम कितना है। क्या इक्वल्स टू होता है बच्चों Ne, मिनिमम मतलब N1, तो क्या इक्वल्स टू 1, E की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हुआ 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। दिस इज मिनिमम चार्ज पॉसिबल, कि जो कम से कम चार्ज कभी आ सकता है, तो ये वो है। उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी बात। उसके बाद अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कैन टू लाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या दो लाइट चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं? फंडामेंटल नियम में तो पढ़ा था कि लाइट चार्ज रिपेल करते हैं, प्रश्न पूछ लिया कि अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे? तो इसका जवाब आएगा यस, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय इंडक्शन। बट ये वो प्रोसेस है, फिनोमेना है। कंडीशन क्या है? एक बॉडी का बहुत लार्ज अमाउंट का चार्ज होना चाहिए और दूसरी बॉडी पे बहुत स्मॉल चार्ज होना चाहिए। एक पे मान लो बहुत लार्ज पॉजिटिव, एक स्मॉल नेगेटिव, तो ये बहुत ज्यादा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये बॉडी कम वाले के नियर बाई एंड पे नेगेटिव ले आएगा, दूसरे वाले एंड पे पॉजिटिव। हाँ ये जरूर है, जो आया है उतना ही, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। पहले जो पॉजिटिव था वो अलग रहेगा। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव इसको बाउंड चार्ज बोल देते हैं। इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम कहेंगे हाँ भाई लाइट चार्ज भी आपके पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? इंडक्शन से। कंडीशन क्या है कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए, तब ऐसा पॉसिबल है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए कि क्या, हम आगे शायद क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि भी जो चार्ज है आपके पास उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो कह सकते हैं क्या किसी बॉडी को बिना टच किए चार्ज कर सकते हो? इज चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज पॉसिबल विदाउट टचिंग? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब भी हाँ की तरफ ही जाएगा, यस ऐसा पॉसिबल। अभी बताया तो था किस प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस से इंडक्शन से। जनरली आपको पता है कि इंडक्शन एक टेम्परेरी मेथड है, बट इसको परमानेंट में आप बदल सकते हैं। वो आपको ध्यान होगा कैसे होता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का लेक्चर देख लेना, वहां से पता चल जाएगा कि चार्जिंग पॉसिबल है बिना टचिंग के भी। और उस प्रोसेस का नाम आपके पास रहता है इंडक्शन। इससे पॉसिबल है आपके पास इंडक्शन से पॉसिबल।
सर वो जो इधर होते हैं नेक्स्ट देखोगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चार्ज से रिलेटेड वो बात करता है और वो कहता है कि भाई वैसे हमने ऐसा कर लिया था क्वेश्चन, फिर भी इसमें देख ले, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू गेन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? तो बच्चों Q इक्वल्स टू होता है Ne, Q1 Ne, तो N आया 1/E। न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा 1/E की वैल्यू। आपको पता है कि इसको लिखते तो E है 1.6 into 10 की पावर -19, ये सोल्व करने पे 6.25 into 10 की पावर 18। तो 1 कूलम में 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके आपके पास क्या बनाते हैं बच्चों? 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ आया होगा। 14 और 15